नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते हुए नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक 2021 में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और 4 संकेतकों में सामूहिक स्कोर लेकर हरियाणा ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर रहा है। उधर नागरिक केंद्रित शासन सांकेतिक सेवा का अधिकार अधिनियम, शिकायत निवारण तंत्र और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में राज्य सरकारों की ओर से की गई प्रगति जैसे परिणामों पर केंद्रित है। सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को आगे बढ़ाते हुए राज्य में कई आईटी संचालित पहलों में अपनी क्षमता साबित की है और ये पहल न केवल सकारात्मक परिणाम ला रही है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य ई गवर्नेंस की मदद से सुशासन की ओर बढ़ रहा है। अब लोग एक क्लिक के माध्यम से अपने घरों में आराम से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नियम 134A को लेकर कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए आज बैठक बुलाई गई और जिसमें 134A पर चर्चा भी की गई। जल्द ही स्कूलों में दाखिले कराए जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, अभिभावक परेशान न हो। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर हंसते हुए सीएम ने कहा कि उनका माथा खराब हो गया है, इसलिए क्या कहा जाए। करनाल प्रवास के दौरान अनाज मंडी में मीडिया कर्मियों से वार्ता में सीएम ने कहा कि जहां तक विधानसभा में शराब बेचने और खरीदने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष करने का सवाल है, तो यह ध्यान रखना होगा कि पहले लोग एक दूसरे की आड़ लेकर नशा करते थे। उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार हरियाणा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने शराब को लेकर नए प्रस्ताव को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार बताए कि हरियाणा के युवा को किस ओर ले जाना चाहती है। ये कहा गया कि हरियाणा के युवा पहले ही बेरोजगारी झेल रहा है और आगे उन्होंने सरकार को घेरते हुए HPSC स्कैम को बताया देश का सबसे बड़ा घोटाला। उन्होंने आरोप लगाया कि HPSC कार्यालय में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए थे और तो वहीं उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 21 किए जाने के प्रस्ताव पर कहा कि संसद में जब पटल पर होगा प्रस्ताव तो विस्तार से चर्चा की जाएगी। ज़्यादा बड़ा भर्ती का घोटाला देश में नहीं हुआ, क्योंकि HPSC के दफ्तर में ही करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जब छापा मिल रहा है तो HPSC के दफ्तर से 1 करोड़ 8 लाख रुपए बरामद हुए और एक रेट लिस्ट मिली कि भाई HCS लगना हो, HCS प्रीलिम के 40 लाख, डेंटल सर्जन के 35 लाख, ANM के 20 लाख, स्टाफ नर्स के 10 लाख। ये वही है कि जो 1 साल पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मिला था कि भाई क्लर्क के 10 लाख और ड्राइवर के 5 लाख और कंडक्टर के 4 लाख। तो जैसे परचून की दुकान पे कॉफ़ी का अलग रेट, चॉकलेट का अलग रेट और अपना लॉलीपॉप का अलग रेट, इस लाइन पे अपना जो है एक तरीके से नौकरियों के रेट लिस्ट तय की जा रही है। करोड़ों रुपए इतना खुला काम हो कि घर पे भी नहीं, HPSC के दफ्तर में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपये बरामद किया गया। तो ऐसे में हमारी मांग है कि भाई निष्पक्ष जाँच। इसमें क्या जो है आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और ये भारत सरकार, मोदी सरकार के नीति आयोग के अनुसार 2 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसे में ऐसे बड़ा भर्ती घोटाला आया हो तो उसमें आज हरियाणा का नौजवान इसमें ये चाहता है कि पता चले कौन कौन इसमें शामिल है, ताकि इस प्रक्रिया में सुधार हो, ये पारदर्शिता हो। लगभग 30 पेपर लीक हो गए तो लोगों के करियर ख़राब हो गए, ओवरेज हो गए। तो ऐसे में जांच होनी चाहिए, CBI की जांच, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि जो भी कोई सत्ता में बैठे लोग अगर चिंता के तार पहुँचे हैं वो लोग भी अगर इसमें शामिल हैं तो उन लोगों का भी पता चले और एक पारदर्शिता तरीके से जो है सारी बात सामने आए युवाओं के भविष्य के लिए जो है। मगर सरकार उससे जाँच से भाग रही है तो सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये जांच की हमारी मांग है और सरकार इसकी जांच को हमारी मांग को नहीं है। लेकिन कैसा सुशासन किया होता है आज प्रत्येक इस बात का हरियाणा के अंदर 8 साल की सरकार, आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये तो एक इस सरकार की जवाबदेही बनती है। और जब से JJP आई ऐसी लूट मची हुई है, आप देखिए हर तरह की लूट जो है। अब शराब में बता रहे हैं 25 से घटा के उम्र 21 कर दी जी। ये JJP, इसके आबकारी मंत्री, इसके डिप्टी CM, मगर सरकार तो ये सरकार कोरोना में शराब घोटाला,
कोरोना में शराब बेचने का काम किया जा रहा था जे और अपना अब ये किस की जा रही है, तो ये किस देश के नौजवानों के भविष्य को किस रूप में और किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये बताएं सर। ये कभी कोई प्रस्ताव नहीं आया, ये एक प्रस्ताव आया है लेकिन अभी इस कानून का बहस नहीं हुई संसद में। जो एक बार ये कानून जब ये सरकार लेके पेश करेगी संसद में, तब हम इस पर सारी बात स्टडी करते हैं। शहीद सरदार उधम सिंह भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए याद किया जाता है। सरदार उधम सिंह नाम उन क्रांतिकारियों में शामिल है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। आज सरदार उधम सिंह की जयंती है। उन्हें नमन करते हुए सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मां भारती के वीर सपूत अमर शहीद सरदार उधम सिंह जी को उनकी जयंती पर मेरा कोटि कोटि नमन। सरदार उधम सिंह जी ने लंदन जाकर जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए निर्दोष भारतीयों की शहादत का प्रतिशोध लिया। मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग वंदनीय है। उधर हरियाणा के अंबाला में क्रिसमस की देर रात प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ने के सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबाला की सबसे पुरानी होली रिडीमर कैथोलिक चर्च के मुख्य द्वार पर बनी मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। फिलहाल चर्च में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मूर्ति तोड़ने वालों की पहचान कर रही है। उधर पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी में देर रात 2 शख्स चर्च में दाखिल होते दिखाई दिए हैं। पुलिस को शक है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्रधान जी आईडी आ रही है आप साड़ी में लो करो। मैम ये चर्च की मूर्ति तोड़ी गई है यीशु मसीह की, क्या कुछ इसमें अभी तक सामने आया है? ये सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह की किसी ने हरकत करी है यहाँ के, तो तुरंत जो है हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट है, हमारी सीआईडी टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं। तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। तो सीसीटीवी फुटेज हमने देख ली है, इसके बाद अच्छे तरीके से जांच करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन भी चल रहा था, तो कितने बजे का सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है? ये लेट नाइट का है, जैसे 12:30 के बाद का है, जब तक लोग जैसे जा चुके होंगे यहाँ से, तो देर का है जी। कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें? अभी तो 2 लोग नज़र आ रहे हैं, तो जैसे भी है और देखते हैं, बाहर के भी हम जांच करेंगे कैमरास की जो रोड की तरफ है। बनाया गया था अंबाला में, और आज क्या कुछ घटना हुई है? सर ये चर्च बहुत पुराना है, 1843 का है चर्च। अंबाला का सबसे पुराना चर्च है ये, बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है और आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कल हुआ है। और जी बताइए। हाँ, कल ही रात के 12:30 के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन के चलते चर्च जल्दी बंद कर दिया गया था, हमने पूरा पालन किया है। 9:30 बजे चर्च खाली करा दिए हैं, 10 बजे तक लोग पूरा बाहर निकल रहे थे, 10:30 तक चर्च बंद हो गया था, पूरा बंद, गेट बंद हो गया, सब कुछ कर दिया था। सब कुछ करने के बाद फिर 12:30 के करीब लोग अंदर आते हैं गेट से, वहाँ से बाहर से दीवार कूद के आते हैं, गेट कूद के आते हैं और अंदर ही घूमते 2 लोग हैं और तोड़बाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं और फिर करीब जा रहे थे करीब 1:40 के आसपास, वो जो स्टैचू है सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है जो मेन रोड पे है, ग्लास तोड़ के स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। सर अभी कंप्लेंट्स वगैरह आपने दे दी हैं पुलिस नहीं को? दिया, भी देंगे सर। अंबाला का रेडीमर कैथोलिक चर्च ये लॉरेंस रोड पर स्थित है और यहाँ देर रात 2 शरारती तत्वों ने यीशु की मूर्ति जो है उसको खंडित कर दिया है और इसकी शिकायत जो है सुबह पुलिस को मिली है जैसे ही, और पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंच गया है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मार्फत जो है इन दोनों शरारती तत्वों की जांच शुरू कर दी है और पुलिस का दावा है कि वह जल्दी इन दोनों शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लेंगे। ANB न्यूज़ के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सोनीपत पहुंचे और इस दौरान यहां आयोजित 29वीं जूनियर नेशनल तलवारबाजी चैंपियनशिप का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। यहां आयोजित इस चैंपियनशिप में देश भर से
650 लड़के और लड़कियां भाग ले रही हैं, जिसका समापन 28 दिसंबर को होगा और जो खिलाड़ी अच्छे अंक प्राप्त करेगा उसे नेशनल खेलने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हरियाणा का एक ऐसा राज्य है जो खिलाड़ियों को अब तक 128 करोड़ से भी अधिक नगद पुरस्कार दे चुका है और देश की सबसे अच्छी खेल नीति हरियाणा की है। में आनी बंद हो गई थी, उसके बाद दोबारा से फेंसिंग आनी शुरू हुई है। इसके बारे में भी जानें, क्योंकि जिस गेम को आप खेलते हैं उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत सी योजनाएं खेल के आ रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सी नर्सरियां शुरू की हैं, बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। उसी प्रकार हमारी स्टेट ने भी बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। हमारा हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य है जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाता है, उसको खेलने से पहले उसके खेलने के कुछ पैसे उसको तैयारी के लिए दिए जाते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा चौपाल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर के जगाधारी की अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही अतिथि अध्यापकों ने रात गुजारी। बता दें कि गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधित कर नियमित होने की मांग को लेकर कल प्रदेश भर में अध्यापक जगाधारी में जुटे और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास स्थान का घेराव करने के लिए गेस्ट टीचर जा रहे थे, पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर सड़क पर ही उन्हें रोक दिया। इस बीच अध्यापक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बैठक कराई थी और उसमें इनके सर्विस रूल बनाने के लिए और इनको कैशलेस मेडिकल भत्ता देने के लिए उसमें बात हुई थी। तो जो सर्विस रूल है वो हमने बना दिए इनके और वो फाइल अभी मैंने डायरेक्टर साहब से बात की थी तो उन्होंने बताया कि सीएम साहब के पास पहुँच गई। जहाँ तक कैशलेस मेडिकल की बात है, ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, तो वो उन्होंने कहा है कि 10 दिन में हम इसकी फाइल भेज दें। और बेसिक सैलरी की जो बात थी उसमें एक दुविधा थी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात थी। तो अभी जो इनके यूनियन के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक जो मूल वेतन है उसके बराबर दिया जा सकता है, कोई उसमें ऐसी है नहीं, कोई नियम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नियम चेंज करने की बात है। तो मैंने मंगलवार को उनको बुलाया, अगर नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तक हम कर सकते हैं तो हमारा प्रयास। यमुनानगर के जगाधारी के अग्रसेन चौक पर कड़ाके की ठंड में सड़क पर ही अतिथि अध्यापकों ने रात गुजारी है और गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधन कर नियमित होने की मांग को लेकर इन अध्यापकों ने अपनी कड़ाके की ठंड में इस तरीके से रात गुजारी है और अध्यापक जगाधारी में जुटे थे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के आवास स्थान का घेराव भी किया और इस दौरान हालांकि पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंदी दिखाते हुए अध्यापकों को रास्ते में ही रोक लिया और बैरिकेड की सहायता से अध्यापकों को आगे नहीं जाने दिया और शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव नहीं करने दिया है। हालांकि इस दौरान अध्यापकों और
पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की भी हुई, काफ़ी कहासुनी भी हुई है। तो जिस तरीके से अध्यापक लगातार नियमित करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरी की जाए। वहीं इसी को लेकर के अपने नियमित करने को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा। कड़ाके की ठंड में अध्यापक रात गुजार रहे हैं। कल शाम से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जिस तरीके से यमुना नगर के जगाधारी के अग्रसेन चौक पर ये अतिथि अध्यापकों ने रात गुजारी है और गेस्ट टीचर एक्ट में संशोधन कर नियमित होने की मांग को लेकर लगातार अध्यापकों का जमावड़ा लग रहा है। तो वहीं जहां एक और यमुनानगर के जगाधारी के अग्रसेन चौक पर गेस्ट टीचर कल शाम से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी रात कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठकर रात गुजार दी है, तो वहीं आज किसान यूनियन नेता अपने किसान साथियों के साथ गेस्ट टीचरों को समर्थन देने पहुंचे हैं और उनका कहना है कि वे उनके साथ तन मन से खड़े हुए हैं और अगर बैरिकेड तोड़ने की बात आ गई तो वह उन्हें एक कॉल कर दें, वह अपने ट्रैक्टर को लेकर बैरिकेड तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। इन गेस्ट टीचरों के साथ हैं, अपने इन भाइयों के साथ तन मन धन से हैं। आज गूंगी बैरी सरकार जब किसान धरना देते थे, बोलते थे तो नकली किसान है, तो चंद किसान है, लेकिन आज इस शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आज जो तेरे दरवाजे पर कल से बैठे हैं पूरी रात, जिन्होंने सड़क पर गुजार दी, क्या वो भी नकली हैं? वो टीचर हैं जो 16 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे, वो टीचर हैं जो तेरे मंत्रालय के हैं, ये तेरा मंत्रालय है, इनकी बात सुनी जाए और इनकी समस्या का हल किया जाए। नहीं तो आज जो इनकी हम देखते हैं पॉलिसी में पेंशन बंद कर दी जाती है, आज बेसिक भी नहीं है और अपनी मंत्री एमएलए जितनी बार भी बनता है उतनी बार उसकी पेंशन लगती है और आज अपनी तनख्वाहें मैं कहता हूँ हर बजट सत्र में मंत्री एमएलए अपनी तनख्वाह तो कई रोड पे 0 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। अरे हम किसान मजदूरों को तो आदत है, हमें तो आपने 1 साल इस सरकार ने हमें रोड पे रखा, कोई बात नहीं, हम तो सहन कर लेंगे। ये तो हमारे बच्चों को पालनहार है हमारे, ये तो हमारे सब कुछ है, यानी कि एक टीचर को भी आना पड़ रहा है रोड पे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इनकी जो भी मांगे हैं और जायज़ ही मांगे होंगी, इनकी कोई नजायज़ नहीं होंगी, क्योंकि नजायज़ तो ये लोग करते हैं जो अपने लिए कानून बना लेते हैं, विधानसभा में लोकसभा में जल्दी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। इनकी जायज़ मांगे जल्दी इनको मांग के आज ही इनको यहाँ से उठाया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। अगर ये नहीं उठाता, अगर ये सरकार, ये शिक्षा मंत्री नहीं मानती, तो हम कंधे से कंधा मिलाकर किसान मजदूर इन शिक्षकों के साथ, इन टीचरों के साथ यहाँ पर चाहे बैरिकेड तोड़ने का काम करना पड़े, इनके साथ धरना देने का काम करें, जो भी हमें करना पड़ा, हम यहाँ पर किसान मजदूर मिलकर। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं और जिनका वह लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वह इन से वंचित रह जाते हैं। और भाजपा के प्रदेश संयोजक सतीश खोला द्वारा पिछले 5 वर्षों में अब तक 40,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ पहुंचाया जा चुका है, जो इनके असल हकदार हैं। रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित अपने कार्यालय में वह सप्ताह में 3 बार लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उन तक पहुंचा रहे हैं। कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में रेवाड़ी शहर से लोग आए हैं, आप सामने देख रहे हैं। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन सप्ताह में यहाँ पर लोग आते हैं, अपना काम को लेकर के आते हैं। सीएससी के 4-5 लड़कों को मैंने यहाँ बैठा रखा है, सरकार की योजनाओं की पहले जानकारी देते हैं
उसके बाद फार्म भरवाते हैं। जो CSC के लोग हमारे पास बैठे हैं उनके माध्यम से फार्म अपलोड करवा करके लोगों को सीधा लाभ दिलवाते हैं। 40,000 से ऊपर परिवारों को इस कार्यालय से डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। एक एक चीज़ की पूरी फॉलोअप होती है, एक एक चीज़ की जानकारी होती है, चाहे BPL कार्ड है या मकान की रिपेयर के फार्म है या ई-श्रम कार्ड है या मजदूरी के कार्ड हैं, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, लड़कियों वाली लाडली योजना है या युवाओं की दूसरी योजनाएं हैं, किसानों की योजनाएं हैं। सभी योजनाओं को यहाँ पर ऑनलाइन करके और CSC के माध्यम से अपलोड करते हैं। कितने लोग आते हैं आप देखेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग नए हैं और आधे लोग जिनका काम सोमवार को आया था उनका मंगलवार को करके बुधवार को डिलीवर होता है, जिनका काम बुधवार को आया वो बृहस्पतिवार को करके शुक्रवार को डिलीवर होता है। इस तरह का रूटीन है। पिछले 7-8 सालों से लगातार इस कार्यालय से जो भी वंचित है, शोषित है, पीड़ित है या जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता है वो अपने इस भाई के कार्यालय पर आते हैं और मैं अपना भरसक प्रयास करता हूं कि इनके काम हो। और सरकार ने जो DBT के माध्यम से 1,80,000 से कम आमदनी के परिवारों की जितनी योजना। और खबर अब हरियाणा के रोहतक से है, जहां 130 किलोमीटर पैदल चलने वाले गौ सेवक का भव्य स्वागत हुआ है। दरअसल भारत में हिंदुत्व बचाने के लिए मुहिम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे में नंगे पांव चलकर लगभग 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान तक जाएंगे। यह यात्रा मुहिम से चलकर रोहतक, सापला, बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेगी। आज सापला पहुंचने पर पदयात्रा का कर रहे गौभक्त रमेश का स्थानीय निवासियों ने भव्य स्वागत किया। मुहिम छेड़ रखी है। अरे आपके दर्शकों, जय गौ माता, जय गोपाल भाई। बस कल कोई क्रिसमस डे था, वो लोग वो मना रहे, मतलब भारत में हिंदुत्व का चादर ओढ़ के फिर भी वो मना रहे हैं, अपने बच्चों को भी उसकी चादर उड़ा रहे हैं क्रिसमस जी की। तो हमने कल ये संकल्प लिया कि हम अपना हिंदुत्व अपनी गौ माता के प्रति अपने दिल से बिल्कुल अंदर की भावना से नंगे पैर पैदल यात्रा करेंगे मोदी भवन तक। कहाँ से यात्रा शुरू की है और कहाँ से? मैम के ऐतिहासिक 24वीं चबूतरे से यात्रा शुरू की है और मोदी के आवास स्थान तक जाएंगे नंगे पैर पैदल यात्रा। लगभग कितने किलोमीटर पड़ेगा और कितने समय में जाओगे? लगभग 125-30 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, और समय तो देखो गौ माता की मर्जी है, जितने समय चलाएगी उतने समय चलेंगे। तो क्या कोई संस्था आपका सहयोग कर रही है या फिर अकेले दौड़ रहे हो? नहीं, हमारा पूरा हरियाणा के गोरक्षा का, गोरक्षा दल का, हमारे आज़ाद आर्य जी, योगेंद्र जी, सभी का तय दिल से सहयोग है। और आप अपने दर्शकों को दिखाई दो। अभी सोनीपत जिले के गांव मुरथल में शादी समारोह में कार सवार वापस जब अपने गांव मेहंदीपुर लौट रहा था तब उसकी कार में अचानक से आग लग गई और वह बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी कार में ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान फुलवार गांव मेहंदीपुर के रूप में हुई है, जो डेयरी चलाने का कार्य करता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कार जलकर ढांचे के रूप में बदल चुकी थी। पुलिस ने मौके पर FSL टीम को बुलाया और तथ्यों के साथ अधजल शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे हमने 5:30 बजे शादी में गए थे मुरथल, घर नहीं आ रहा रात को। ये सुबह से 3 बजे उठता हूँ, जैसे मैं जो डिब्बी नहीं दिखा मैंने, फिर 5:30 बजे मुरथल फ़ोन किया उसके पास जिसके शादी में गया था। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने फिर फ़ोन उठाया वारी, उसने नाम लिया भाई नींदर के साथ था भाई। बस फिर नींदर के पास फ़ोन मारा, नींदर ही फ़ोन उसने वारी उठाया फ़ोन, बोले मेरे पास तो नहीं है भाई, ये बात और कुछ नहीं पता। आपको क्या सूचना मिली, फिर किस हालत में भाई मिला? भाई ये तो आपके आगे सुन ले बात, मतलब वो 15 साल लेगा पड़ा काटना जाऊँ जी। फिर नींदर आ बाजे वाले उड़ेगा कमस पड़े रोड पर आ जा, बोले बात बता क्या बात है, बोले उड़े दिखन जा गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा। फिर हमारे गाँव का जो खान साहब है जी पुलिस में, फूल कवार क्या काम करता है? ये महसूस काम है जी। फुलकुआरी नाम था? हाँ जी, फुलकुआरी। शादी हो रही थी? हाँ जी, लड़का है लड़की है। कितने की उम्र होगी? 35 साल, 3 साल छोटा है मुझसे। हमें सूचना मिली थी कि नांदनौर रोड पे एक गाड़ी जली हुई है और उसके अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो भी जलने के कारण उसकी मृत्यु हो चुकी है। जो हम मौके पाए हैं, FSL टीम बुलाई गई है। जो देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रात के समय किसी व्हीकल के साथ टक्कर लगने के कारण ये
एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें व्यक्ति बाहर ना निकल सका हो और गाड़ी के अंदर ही जलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। सर क्या पहचान हुई है, कहाँ का रहने वाला? प्राथमिक जांच में क्या पहचान हुई सर? प्राथमिक जांच में पहचान हुई है कि मेहंदीपुर का रहने वाला है ये व्यक्ति और भैंसों का अपना काम कर रहा था, भैंस वगैरह का। उसके परिवार वाले भी आ चुके हैं, उन लोगों को भी इस हादसे बारे अवगत कराया गया है। फूल कुंवर नाम बताया गया है व्यक्ति का। सर एफएसएल टीम ने जो तथ्य इकट्ठे किए पोस्टमार्टम के लिए? जी, वो पोस्टमार्टम के लिए जो हमें व्यक्ति की। हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।